स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैंने पहला लेक्चर आपको लाइट में ले लिया है जो कि प्रकाश का परावर्तन था। सेकंड लेक्चर होगा दोस्तों। सेकंड लेक्चर जो है, अब हम लोग चूँकि प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, और जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना किस में देखने को मिलती है? दर्पण में। तो जो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा दर्पण। तो हम लोग दर्पण से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण क्या है। दर्पण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो दर्पण अगर एक्चुअली बात की जाए तो अगर हम लोग एक कांच का प्लेट जैसा ले ले, तल ले ले, सरफेस ले ले, और उस तल पे पारा, आप कह सकते हैं पारा या चांदी, पारे या चांदी की इस पे पॉलिश की जाती है। इसके एक हिस्से पे यानी निचले हिस्से पे एक भाग पे चांदी या पारे की पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद उसके ऊपर हम रेड ऑक्साइड का, यानी रेड ऑक्साइड जिसको आप लाल ऑक्साइड कहते हैं, इस रेड ऑक्साइड का हम इस पर लेप कर देते हैं। ठीक है, लेप कर देते हैं, यानी पारे या चांदी की पॉलिश करने के बाद इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। एक्चुअली बोले तो पेंट करने के बाद अब जब आप देखेंगे कि जब यह पेंट हो जाता है तो जो समतल तल था, कांच का एक तल था, इसका एक तल तो पॉलिशदार हो जाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा एक चमकदार हो जाता है, चमकदार हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं, इसी तल को हम बोलते हैं दर्पण। यानी दर्पण कह सकते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो दर्पण में एक तल जो होता है परावर्तक पृष्ठ होता है, जबकि दूसरा तल क्या होता है दोस्तों? रेड ऑक्साइड, पारे या चांदी की पॉलिश करके उस पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो इसी फेस को यानी इसी तल को ही हम लोग क्या कह देते हैं? दर्पण। तो आप समझ चुके होंगे कि दर्पण बनाने का कॉन्सेप्ट है कि आप एक तल ले, कांच का एक प्लेट ले, उस प्लेट में निचले वाले हिस्से या कहीं भी ऊपर या नीचे आप किसी भी एक सरफेस पे, उस पर आप पारे या चांदी का लेप करें। लेप करने के बाद आप उस पर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो इस तरीके से हमारा एक दर्पण बन जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि दर्पण क्या है। तो दर्पण के बारे में आप समझ चुके होंगे कि दर्पण को कैसे बनाते हैं। फिलहाल आपको पता है कि इंटरमीडिएट लेवल में दर्पण तो ऐसे पूछता नहीं है कि दर्पण क्या है। इसमें आगे भी बड़ी अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्क्राइब किया जाएगा। तो दर्पण, जैसा कि आपको पता है कि दर्पण जो होता है, दर्पण जो होगा दोस्तों, मिरर इसको बोलते हैं। ये दर्पण जो होता है दो प्रकार, आप मुख्यतः कह सकते हैं कि दो प्रकार का होता है। यानी दो प्रकार में पहला आप कह सकते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा हिस्सा होता है दोस्तों गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण जो होता है इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण के दो हिस्से निकलते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो एक जो हिस्सा होता है वो होता है अवतल दर्पण का, और दूसरा हिस्सा होता है किसका दोस्तों? उत्तल दर्पण का। तो अगर एक्चुअली बात करें तो आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो इस तरीके से आप मिरर के बारे में आपको जानकारी बेसिक तौर पे हो चुकी होगी कि दर्पण क्या होता है। तो एक कांच का प्लेट होता है जिसके एक सरफेस पर हम लोग क्या करते हैं? पारे या चांदी की पॉलिश करके उस पर किसका लेप लगाते हैं? पॉलिश करने के बाद उस पर रेड ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो हिस्से निकलते हैं, एक अवतल होता है जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, दूसरा उत्तल होता है जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इस तरीके से इस चार्ट को आप देख लीजिए, यही चार्ट होता है दर्पण में। तो इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे, चलिए, तो अब आप लोग दर्पण के बारे में समझ चुके होंगे कि यही इनके हिस्से होते हैं। यानी समतल दर्पण,
दर्पण जो होते हैं दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को जो कहते हैं हम लोग कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। जैसा कि आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो समतल दर्पण आपके सिलेबस में नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई मकसद नहीं होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, इंटरमीडिएट में आपके सिलेबस से काट चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक साइड से इसका लेक्चर लेकर आऊँगा ताकि आप इसको भी तैयार कर सके। पूरी तरह से डिटेल बताऊँगा। आज जो होगा हमारा गोलीय दर्पण से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को मैं डिफाइन करने का प्रयास करूँगा। समतल दर्पण के लिए मैं एक अलग से लेक्चर लाऊँगा। अगर फिर भी अगर आपको बहुत ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, इस लेक्चर को भी मैं लाऊँगा पूरी डिटेल के साथ कैसे समतल दर्पण वर्क करता है। अब हमारा जो लेक्चर होगा यानी हमारी बात होगी टोटल वो गोलीय दर्पण पे होगी। गोलीय दर्पण के दो हिस्से अवतल एंड उत्तल। तो गोलीय दर्पण चलते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, तो हेडिंग डालते हैं गोलीय दर्पण। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग दर्पण के बारे में तो जानेंगे जरूर ही, लेकिन दर्पण में हम लोग देखेंगे कि गोलीय दर्पण जो होता है इसमें हम लोग सारी चीज़ों का डेफिनेशन लिख कर नहीं चलेंगे क्योंकि पूछता नहीं है। इसमें मैं समझाता चलूँगा, अगर आपको नोट बनाना होगा तो लिख लीजिएगा और जहाँ ज़रूरत होगी मैं ज़रूर लिखवाऊँगा। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, नाम से ही स्पष्ट है कि आप एक कांच का बना गोला लीजिए और इसको उठाइए दोस्तों, किसी चीज़ से कट कीजिए। कट करने के बाद इस हिस्से को हटाइए और हटाने के बाद आपको जैसा कि पता है मिरर का कॉन्सेप्ट ही आपको पता है कि एक हिस्से को पॉलिश किया जाता है और एक हिस्से को चमकदार रखा जाता है। तो एक बार इसको पॉलिश कर दीजिए और एक बार इस हिस्से को पॉलिश कर दीजिए, तो इस तरीके से ये बन जाता है उत्तल, ये बन जाएगा उत्तल दर्पण और ये बन गया दोस्तों अवतल दर्पण। तो आप देख सकते हैं कि गोलीय भाग यानी किसी भी गोलीय भाग को जब काट कर दर्पण बनाया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। तो आप गोलीय दर्पण की डेफिनेशन इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ के, यानी इसमें आप लिख सकते हैं गोलीय में कि किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उसके एक पृष्ठ के पर पॉलिश कर दूसरी ओर के पृष्ठ पर परावर्तक बनाया जाए, तब क्या कहलाता है दोस्तों, प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ये जनरली डेफिनेशंस है। हम लोग नॉर्मली इसमें सिंपल लेते हैं, लिखेंगे ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से होता है, गोलीय पृष्ठ से होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। डेफिनेशन कई हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखें। मैं शॉर्टकट लिखवा रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको एग्ज़ाम हॉल में या आपको तैयार करने में बड़ी आसानी रहे। मतलब ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ से होता है, ऐसा क्या कहलाता है दोस्तों, गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ, इसको बात ध्यान रखिएगा, गोलीय सरफेस से यानी स्फेरिकल सरफेस से होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब तो आप डेफिनेशन लिख ही चुके हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। चूंकि गोलीय दर्पण के दो हिस्से होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि अब हेडिंग डालते हैं अवतल दर्पण। आप चार्ट बना भी चुके होंगे। हेडिंग हम डालते हैं अवतल दर्पण, जिसको आप कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि गोलीय अवतल दर्पण का मतलब होता है कि जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ के धसे हुए भाग से होता है, यानी जो अंदर वाला हिस्सा होता है, धसा हुआ भाग होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। यानी आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के धसे
भाग से होता है, भाग से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के यानी गोलीय पृष्ठ के यानी गोलीय दर्पण के धसे भाग से होता है तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। जैसे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का अवतल दर्पण होता है। इसके जो उभरा हुआ हिस्सा होता है यानी जो ये बाहरी हिस्सा होता है उभरा हुआ, वो होता है उभरा हुआ हिस्सा, और अंदर वाला हिस्सा क्या होता है? धसा हिस्सा होता है। तो बाहरी हिस्सा क्या होता है दोस्तों? ये पालिशदार होता है, जबकि ये अंदर वाला हिस्सा चमकदार होता है। तो इसमें हम लोग दिखा सकते हैं कि इसको बोलते हैं पोल। अभी मैं बात करूंगा ध्रुव के बारे में। प्रकाश यहाँ से गया, आपतित हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गया, इसको आप आई दिखा दे और इसको आप दिखा दे आर, और इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, तित किरण, और इसको हम लोग बोल देते हैं अभिलंब। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठ के धसे भाग, ये धसे वाले हिस्से में होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप एक बार फिगर देख लीजिए, फिर मैं उत्तल दर्पण के बारे में आपको बता रहा हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे क्या दोस्तों? उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो गया, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण। तो चलिए, उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो अब उत्तल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो जैसे प्रकाश का परावर्तन जब धसे हुए भाग से होता है तो उसको हम अवतल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब एक हिस्सा बचा, उभरा हुआ हिस्सा, तो अब अंदर पालिश होगा और उभरा हुए हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो लिखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है, उभरे हुए भाग से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके फिगर को देखते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण बना है, अब अंदर की तरफ आप पालिश कर दें, फिर ये मुख्य अक्ष खींचे, पी करें। तो अब देखिए प्रकाश जो है ऐसे गिरा, आपतित, और ये रिटर्न हो गया। यहाँ पर एंगल आई बना और ये एंगल क्या बन गया? आर। इसको बोल दिया गया आपतित किरण, इसको बोल दिया गया आपतित किरण, और इसको बोल दिया गया परावर्तित किरण। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, फिगर देख लीजिए एक बार उत्तल दर्पण के बारे में भी। चलिए, उत्तल दर्पण हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं, आपने दर्पण सीखा, दर्पण के टाइप्स देखा, समतल और गोलीय, गोलीय के दो हिस्से उत्तल और अवतल, हमने इसको पूरा डिफाइन किया। अब चलते हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता है। तो चलिए, अगला जो हेडिंग होगा दोस्तों हम लोग देंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको कहते हैं सम इम्पॉर्टेंट, इंग्लिश भी सीखें आप, सम इम्पॉर्टेंट definitions related to spherical mirror, तो देखिए अब ये हो गया। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो मेन टॉपिक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही हाई स्कूल में चीज़ें पूछी जाती है, हाई स्कूल के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंटर वाले बच्चों के लिए भी है। ऐसे बेसिक तो इंटर और हाई स्कूल में दोनों में है। तो चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट हम लोग देंगे मुख्य अक्ष, हम लोग देंगे सॉरी पहला दे देते हैं ध्रुव, पोल। ध्रुव की बात कर लेते हैं, जिसको आप पोल कहते हैं। तो पोल में अगर हम फिगर के थ्रू दिखाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप गोलीय दर्पण लिख सकते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। अब बात आती है कि इस ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि गोलीय दर्पण में आपको पता है कि दो दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल, तो चलिए दोनों बना देते हैं। हमने ये सबसे पहले अवतल बना दिया, इसको आप इसके मिडिल पॉइंट को आप लें, P ध्रुव कहलाएगा, और एक लाइन हम खींच देते हैं, इस लाइन के बारे में बात करेंगे, ये P है, इसी को ध्रुव कहते हैं। अगर उत्तल में अगर हम लोग देखें तो उत्तल में अंदर पालिश होगा, इसके मध्य बिंदु से एक लाइन गुजारते हैं, ये P, इसे ही ध्रुव कहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अवतल है, अवतल दर्पण, और ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण हो गया और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो ध्रुव के बारे में आप सीख गए कि जो ये गोलीय दर्पण होता है, इस गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, मिडिल पॉइंट होता है, उसी मिडिल पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। चूंकि गोलीय दर्पण दो हिस्सों में बढ़ता है, उत्तल और अवतल, तो उत्तल के मध्य बिंदु को भी हम P कहेंगे और अवतल का जो मध्य बिंदु होगा परावर्तक पृष्ठ, उसे भी हम लोग P कहेंगे। तो ध्रुव वाला हिस्सा आप समझ चुके हैं, एक बार देख लीजिए इसे। और देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि नोट्स भी तैयार करते रहें, क्योंकि नोट्स तैयार करने से फ़ायदा होगा। चलिए अब अगला हिस्सा हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं, ध्रुव के बाद हम लोग देखेंगे मुख्य अक्ष। बात करते हैं सेकंड, दूसरा पॉइंट, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, वह क्षैतिज रेखा जो ध्रुव से होकर जाती है, वह क्षैतिज रेखा जो ध्रुव से होकर पास होती है, उसी क्षैतिज रेखा को क्या कह देते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखेंगे कि वह क्षैतिज रेखा जो क्षैतिज रेखा जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है, ध्रुव से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये मुख्य अक्ष कहलाती है।
मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वह क्षैतिज लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, पोल से होकर पास होती है, ध्रुव से होकर जाती है, तो इस क्षैतिज लाइन को ही हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। डेफिनेशन और तरीके से हो सकती है कि वह क्षैतिज रेखा जो वक्रता केंद्र तथा पी ध्रुव से होकर पास होती है उसे भी क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिए, तो अब देखिए परिभाषाओं को अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जामिनर उससे इम्प्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि आप किताबी लैंग्वेज लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। चलिए, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। ये फिगर तो सेम होगा, इसकी को जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष। इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो आप समझ चुके होंगे कि मुख्य अक्ष क्या चीज़ है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए अब आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट लेकर चलते हैं। अगला जो पॉइंट होगा हम लोगों का वो होगा, ठीक है, अगला जो पॉइंट होगा वो होगा वक्रता केंद्र। चलिए देख लेते हैं, इसे भी मिटाते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इस ऊपर वाले को मैं मिटा दे रहा हूँ। फिगर तो सेम ही रहेगा, थोड़े थोड़े हमें चेंजेज करते जाने हैं और आपको फिगर बनाने हैं, हर में सब में फिगर बनाने हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लिख सकते हैं इसे कि गोलीय दर्पण, इसमें आप लिखेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, ले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप परिभाषा को देख सकते हैं, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला, यानी ये जो आपको खोखला गोला दिख रहा है का भाग होता है, उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। चलिए मैं मुख्य अक्ष को इससे मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर एक्चुअली बात की जाए तो ये अवतल है, अगर मैं इसको मिलाऊं, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये क्या है, किसी खोखले गोले का भाग है। तो ये गोला है, तो गोले का सेंटर किधर होगा, लेफ्ट में होगा, इसलिए ये सेंटर C हो जाएगा। और इसे ही क्या बोलेंगे दोस्तों, वक्रता केंद्र। फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ तो इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और फिगर सब में बनाते जाएं। ऐसा नहीं कि आप एक ही फिगर में दिखाएं, क्योंकि बार बार फिगर बनाएंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको टॉपिक पे पकड़ बनती है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार फिगर बना लिए काम खत्म, ऐसा नहीं, हर सब में फिगर बनाने का प्रयास करें। अब उत्तल दर्पण देखते हैं, अगर हम इसको मिलाते हैं तो आपको पता होगा कि अगर ये हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो ये गोला कहाँ गया, राइट, तो राइट गया तो सेंटर कहाँ जाएगा, C, राइट साइड में, इस तरीके से C बन गया राइट। तो आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है वो होता है दोस्तों लेफ्ट में, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है, राइट में। तो आप समझ चुके होंगे वक्रता केंद्र के बारे में, तो इसे ध्यान से देख लीजिए, डेफिनेशन को भी लिखते चलिएगा। ऐसे एक्चुअली मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि टू द पॉइंट मैं बात करूंगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा उसी बीच में वीडियो पूरी डिस्क्रिप्टिव टाइप की ही होगी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस पर ज़्यादा आप फोकस करेंगे। तो ये वक्रता केंद्र वगैरह इंटरमीडिएट लेवल में तो नहीं पूछता है, इंटरमीडिएट लेवल में नहीं पूछेगा, 12th क्लास में नहीं पूछता है, बहुत कम चांसेज होते हैं इन टॉपिक के पूछने के, लेकिन आपको बेसिक जानकारी मैं देता चला जा रहा हूँ।
लेकिन हाई स्कूल के अगर बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि इस पर टिप्पणी लिखने को आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट वाले हैं इसको आप जनरली लिख लें, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें कि ये आएगा ही एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए, तो वक्रता केंद्र हो गया। अब हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बस थोड़े थोड़े हमको चेंज करने हैं, आप तो ज़रूर लिख लें। वक्रता त्रिज्या जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर बात हम लोग कर ले रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो आप कह सकते हैं कि इसमें अगर हम लोग कहें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, क्या है दोस्तों, उसकी त्रिज्या को, यानी जो उसकी त्रिज्या होगी उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो बस थोड़े से चेंजेस करने हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस टर्म को। चलिए फिगर के थ्रू, ये वक्रता केंद्र है, ये फिगर बना हुआ है। तो आप सारे का सारा जो डिस्टेंस लेते हैं पोल से लेते हैं, तो अगर एक्चुअली बात करें तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर कहेंगे। और ये वाले हिस्से की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को भी क्या कहेंगे, कैपिटल आर। एक बात ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में सारी चीज़ें लेफ्ट में आ रही है, जबकि उत्तल दर्पण में सारी चीज़ें कहाँ जा रही है, राइट में। और जो ऑब्जेक्ट जो चीज़ें राइट में जाती है वो क्या होती है, प्लस, और जो लेफ्ट में आता है वो क्या होता है, माइनस। इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ भी आप जानकारी रखें कि अवतल दर्पण की सारी चीज़ें लेफ्ट जा रही है और जो भी चीज़ें लेफ्ट होती है वो माइनस होगा, यानी आर क्या होगा, माइनस। लेकिन उत्तल दर्पण में आर कहाँ जा रहा है, राइट, इसलिए क्या होगा, प्लस। तो आप समझ जाइए, थोड़ा एक बार ध्यान दे दीजिए इसे भी। ये चौथा पॉइंट था। तो 4 पॉइंटों को मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब हम 5वें पॉइंट्स पे चलेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरमीडिएट लेवल में हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटीज तो कम होती है, लेकिन पूछ सकता है क्या, आपका मुख्य फोकस। तो चलिए इस मुख्य फोकस पे प्रकाश डालते हैं कि मुख्य फोकस क्या है। ओह सॉरी, मैं मिटा दिया इसे भी, चलिए फिर बना दूंगा। तो आप लिखिएगा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या इसी को बोलते हैं दोस्तों फोकस, जनरली प्रिंसिपल फोकस आर फोकस, देख लीजिए। तो प्रिंसिपल फोकस आर फोकस, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य फोकस या फोकस के बारे में अब हम लोग जानकारी लेंगे कि मुख्य फोकस क्या चीज़ है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग लिखते हैं कि देखिए, मैं फिगर पहले बना दे रहा हूँ क्योंकि फिगर से कन्फर्म हो जाता है उनकी परिभाषा लिखने में। चलिए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण की थोड़ी सी बात करते हैं, फिगर के थ्रू ही हम लोग लिखेंगे परिभाषा, क्योंकि उससे कन्फर्म हो जाता है कि परिभाषा को कैसे तैयार करना है। 5वां पॉइंट, चलिए ये अवतल दर्पण है, आपने मुख्य अक्ष खींच दिया, और जैसा कि पता है कि मुख्य अक्ष जिस बिंदु को काटता है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण, ध्यान रखिएगा, इसी से मैं डेफिनेशन को तैयार कर दूंगा। ये अवतल दर्पण हो गया। और आप इधर देखें, ये वाला हिस्सा क्या हो गया दोस्तों, ये जो आपका बना ये वाला हिस्सा P होगा, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो एक हो गया अवतल और दूसरा हो गया उत्तल। अब चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है तो परावर्तित होकर कहाँ से होकर जाती है दोस्तों, फोकस से होकर जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टक्कर मारती है, रिटर्न होती है, और जिस बिंदु पर कट करता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो देखिए ये समांतर किरण ऊपर गई और एक नीचे भी आप ले लें ऐसे, तो नीचे लोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो ये जिस बिंदु पर कट करती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इसी पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु को काटती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं दोस्तों, फोकस। यानी परिभाषा कैसे तैयार हुई कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब एक पॉइंट आपको उठता होगा कि आपने सर कहा कि गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो गुजरती है का मतलब होता है कि रियली यानी एक्चुअली में इस दर्पण के यानी मुख्य अक्ष से गुजरती है, प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से गुजरती है, जबकि इस अवतल दर्पण में यानी उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से नहीं गुजरती है, सिर्फ हम कल्पना करते हैं, मानते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई, यहाँ से ये परावर्तित हुआ, फिर परावर्तित किरण को हमने पीछे की तरफ मिलाया, तो जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो ये समांतर किरण गई, परावर्तित हो गई, फिर हमने इस किरण को पीछे की तरफ मिला दिया और ये जहाँ से होकर गुजरती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें एक्चुअली मिल रही हैं, जबकि अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें मिल नहीं रही है, सिर्फ मिलाया जा रहा है। तो यही कहते हैं कि ये गुजरती है और गुजरती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत का मतलब हो गया कि आभासी, और गुजरती है मतलब वास्तविक। यहाँ पर प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिलती है और यहाँ पर नहीं मिलती है, मतलब आभासी, सिर्फ कल्पना करते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि अवतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनती है वो वास्तविक होती है, जबकि इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो आभासी होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए मैं फिगर को थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए, फिर मैं इसकी डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन को तैयार कर रहा हूँ। लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या आप कह सकते हैं फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। इसे आप लिख लें, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टर्म गुजरती है मतलब अवतल, गुजरती हुई प्रतीत होती है यानी उत्तल। अवतल में किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं, जबकि यहाँ पर डैश डैश लाइनें दिखा रही हैं कि ये मिलने का प्रयास कर रही है, वास्तव में मिलती नहीं, मिलने का प्रयास कर रही हैं। तो इस तरीके से आप मुख्य फोकस समझ चुके होंगे। एक बार देख लीजिएगा। फिर अगले छठवें टर्म पे हम चलते हैं, फोकस दूरी, जो कि लास्ट टर्म ही है। ऐसे तो अभिलंब होता है, द्वारक होता है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ी बुक से भी पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो अलग से बना के आपको डाल दूंगा, फिर आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें पूछी नहीं जाती। द्वारक का मतलब ये जो मुंह दिख रहे हैं, ये इसी को द्वारक कहते हैं। नॉर्मल अभिलंब का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, ये चीज़ें जानते हैं आप। चलिए अब फोकस दूरी के बारे में हम लोग बात करते हैं। फोकल लेंथ, अगला जो टर्म होगा फोकस दूरी।
छठवा फोकस दूरी, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। चलिए अब थोड़ी हम फोकस दूरी की बात कर लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइएगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, फिर बाद में लिख लीजिए। चलिए फोकस दूरी को समझते हैं। फिगर तो बना हुआ है सेम, तो आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। मैं इस अवतल को मिटा रहा हूँ। सारी दूरियाँ हम लोग P से मेज़र करते हैं, तो P और F के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आप ले सकते हैं ऐसे कि ये वाला जो हिस्सा हो गया इसे क्या कहेंगे, F। और फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं दोस्तों, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा तैयार हो गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो लिख सकते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव P और F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से आपके ये सारे टर्म कंडीशन जो एक्चुअली टॉपिक्स जो हैं जो पूछे जाते हैं उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। इसमें भी और बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे संयुग्मी बिंदु, संयुग्मी फोकस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। संयुग्मी फोकस बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो संयुग्मी फोकस के लिए दोस्तों मैं एक 10 से 15 मिनट का लेक्चर लूँगा, जिसमें अलग से मैं उसको बनाऊँगा टॉपिक, ताकि आपको ये लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आप लास्ट लेक्चर देखते देखते हो सकता है कि बोर हो जाए। इसीलिए मैं अब इसको स्टॉप करूँगा। और इसमें जितने भी टॉपिक हैं, मतलब इसमें और भी जैसे अभिलंब है, द्वारक है, और है फोकस तल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़े बुक से भी पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर करें, ताकि मैं उसके लिए अलग वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो संयुग्मी फोकस की बात हो रही थी, तो संयुग्मी फोकस में मैं अलग से कल लेक्चर लूँगा, मतलब अगले दिन मैं वीडियो बना के डालूँगा। तो डेली बेसिस पे आपको वीडियो आती रहेगी, तो उस लेक्चर में मैं अलग से डालूंगा, ताकि आप कॉन्सेंट्रेट हो सके और उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें कि संयुग्मी फोकस वास्तव में होता किस में होता है, मतलब संयुग्मी फोकस किस दर्पण में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है। दोनों दर्पणों में से एक में पाया जाता है, एक में नहीं पाया जाता है, तो क्यों नहीं पाया जाता है, उसका लॉजिक क्या है, पूरी डिस्क्रिप्टिव मैं इसकी एनालिसिस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।